नमस्कार दोस्तों, न्यूज एट 9 में आप सबका स्वागत है। चलिए हेडलाइन से शुरू करते हैं आज की अपनी खबरों को। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर एजेंसी ने जारी की रिपोर्ट। परोक्ष तौर पर रूस से तेल आयातित कर रहे हैं यूरोपीय देश। भारत को बताया लॉन्ड्रोमैट देश का अगुवा। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 हुआ जारी। विश्व बैंक तैयार कर रहा है रिपोर्ट। भारत की स्थिति में हुआ सुधार। और आसियान भारत मेरीटाइम एक्सरसाइज लॉन्च। चांगी नेवल बेस में हो रहा है हॉर्बर फेज। INS सतपुड़ा होगा शामिल। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। फिनलैंड स्थित सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर एजेंसी ने वैश्विक तेल व्यापार पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों ने भारत सहित 5 देशों से लगभग 42 बिलियन यूरो मूल्य के तेल उत्पादों का आयात किया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रूसी तेल आयात पर प्रतिबंधों के बावजूद यूरोपीय देश परोक्ष रूप से बड़ी मात्रा में रूसी तेल को खरीद रहे हैं। गौरतलब है कि रूसी तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों को प्राइस कैप कोलिशन PCC देश कहते हैं। PCC में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान, UK और USA है। दरअसल प्राइस कैंपिंग पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस के खिलाफ प्रस्तावित प्रतिबंधों का एक नया तरीका है। चलिए वापस रिपोर्ट की तरफ ध्यान देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत उन शीर्ष 5 देशों में शामिल है जो सस्ते रूसी कच्चे तेल की खरीद कर रहे हैं। इसे परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों में बदलकर यूरोप और G7 देशों में बेच रहे हैं। क्रिया ने प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए अप्रत्यक्ष तरीके से तेल के निर्यात करने के तरीके को ऑयल लॉन्ड्रिंग कहा है। ऑयल लॉन्ड्रिंग करने वाले देशों को लॉन्ड्रोमैट देश की संज्ञा दी है। लॉन्ड्रोमैट देशों में चीन, भारत, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर शामिल हैं। क्रिया ने इस तरह की ऑयल लॉन्ड्रिंग को काफी खतरनाक बताया है। क्रिया के मुताबिक इस लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया से रूस को युद्ध को चलाए रखने के लिए फंड उपलब्ध हो रहे हैं। क्रिया की रिपोर्ट में भारत को लॉन्ड्रोमैट देशों का लीडर बताया जा रहा है। ये भी बताया गया है कि भारत में सिक्का और वोडिनार बंदरगाह शीर्ष बंदरगाहों में से एक है जो रूसी कच्चे तेल का आयात कर रहे हैं, साथ ही परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों को यूरोप में निर्यात कर रहे हैं। सिक्का बंदरगाह जामनगर रिफाइनरी के पास स्थित है और वहीं वोडिनार बंदरगाह के पास नायरा एनर्जी के स्वामित्व वाली तेल रिफाइनरी भी स्थित है। वोडिनार बंदरगाह रूसी तेल कंपनी रोसनेफ्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रोसनेफ्ट के पास नायरा एनर्जी की 49.13% हिस्सेदारी है। बीते दिनों विश्व बैंक समूह ने LPI यानी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी किया है। इसमें सिंगापुर पहला और फिनलैंड ने दूसरा स्थान हासिल किया है। कुल 139 देशों के सूचकांक में भारत को 38वां स्थान हासिल हुआ है। भारत साल 2018 में 44वें और 2014 में 54वें स्थान पर था। प्रगति के हिसाब से इस बार भारत की रैंक काफी बेहतर मानी जा रही है। भारत ने सूचकांक के 6 संकेतकों में से 4 पर जबरदस्त सुधार किया है। भारत को लेकर रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के कारण भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं विकसित देशों को पीछे छोड़ रही हैं। LPI विश्व बैंक समूह द्वारा विकसित एक इंटरैक्टिव बेंचमार्किंग टूल है। इसे देशों को लॉजिस्टिक्स सेक्टर में आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में मदद करने के लिए बनाया गया है। इसका आकलन 6 कारकों के आधार पर किया जाता है और ये कारक 6 कौन-कौन से हैं, जैसे सीमा शुल्क प्रदर्शन, बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, शिपमेंट की आसान व्यवस्था, लॉजिस्टिक सेवाओं की गुणवत्ता, भेजी गई वस्तु की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग और शिपमेंट की समयबद्धता। LPI 2023 में भारत बुनियादी ढांचे के मामले में 47वें स्थान पर पहुंच गया है, जो साल 2018 में 52वें स्थान पर था। वहीं वैश्विक परिवहन के मामले में 22वां स्थान दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और सिंगापुर में मई और अक्टूबर 2022 के बीच कंटेनरों के औसत ठहराव का समय 3 दिन था, जबकि अमेरिका में ये 7 दिन और जर्मनी में ये 10 दिन बताया गया है। LPI को पहली बार 2007 में जारी किया गया और साल 2010 से 18 तक हर 2 साल के गैप पर यह जारी होता रहा है। मगर कोविड-19 महामारी और सूचकांक की पद्धति में संशोधन के चलते साल 2020 में ये सूचकांक जारी नहीं हो सका।
और अंततः इसे साल 2023 में जारी किया गया है। 2023 की रिपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें पहली बार व्यापार की गति का आकलन किया गया है। इसके लिए रिपोर्ट पर नजर रखने वाले बड़े डेटाबेस से जनरेट हुए मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है। अब आप सभी के लिए जरूरी सूचना, स्टडी IQ IAS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में 5वां लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आई है। 11 मई से शाम में 6 बजे इस बैच की शुरुआत हो रही है। इस कोर्स में छूट हासिल करने के लिए आप अमृत लाइव कोड का प्रयोग करें, जिससे ये कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में हासिल होगा। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF और मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। कोर्स की अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वापस खबरों की ओर बढ़ते हैं। 2 से लेकर 8 मई तक पहला AIME यानी आसियान भारत मेरीटाइम एक्सरसाइज दक्षिण चीन सागर में लॉन्च हो रहा है। एक्सरसाइज का हार्बर फेज 2 से 4 मई तक चांगी नेवल बेस पर, जबकि सी फेज 7 से 8 मई तक साउथ चाइना सी में होना है। चांगी नेवल बेस सिंगापुर में स्थित है और इस बीच भारतीय जहाज सिंगापुर में IMSC यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी यानी IMDEX 23 में भी भाग लेंगे। सिंगापुर IMSC और IMDEX 23 का भी आयोजन कर रहा है। इसके लिए नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार सिंगापुर गए हैं। नौसेना प्रमुख द्वारा सिंगापुर जाने का मकसद AIME के साथ साथ इन आयोजनों में भी भाग लेना था। AIME 2023 भारतीय नौसेना और आसियान नौसेनाओं को करीब से काम करने और बिना रोक टोक के समुद्री क्षेत्र में संचालन करने का अवसर देगा। AIME में भारतीय नौसेना के जहाज INS सतपुड़ा और INS दिल्ली भाग ले रहा है। गौरतलब है कि नौसेना और समुद्री रक्षा कार्यक्रम IMDEX का उद्घाटन 1997 में किया गया था। तब से साल दर साल इसका विस्तार होता रहा है। ऐसा अनुमान है कि इस साल करीब 50 प्रतिनिधि मंडल इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जबकि IMSC पहली बार 2009 में आयोजित किया गया था। ये सिंगापुर नौसेना और S राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज या RSIS की साझा पहल है। इसका मकसद राज्यों के बीच आपसी सुरक्षा को बढ़ाना और इसके बढ़ावा देने के तरीकों की खोज करना है। इसके लिए सम्मेलन में नौसेना प्रमुखों, तट रक्षक महानिदेशकों, नीति बनाने वालों, सामरिक विचारकों और समुद्री हितधारकों को विचारों का आदान प्रदान करने के लिए बुलाया जाता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पासपोर्ट में दी गई सूचना के बारे में एक अहम फैसला सुनाया है। इसके मुताबिक अब पासपोर्ट में से बायोलॉजिकल फादर यानी जैविक पिता का नाम हटाया जा सकता है। दरअसल बीते दिनों एक महिला ने इस मामले को लेकर न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। उनका तर्क ये था कि वह एक सिंगल पेरेंट है और उनके बच्चे के पिता ने अपने बेटे से पूरी तरह से रिश्ता त्याग दिया है। न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए पासपोर्ट मैनुअल 2020 का हवाला दिया और जिसके मुताबिक किन्हीं परिस्थितियों में कम उम्र के बच्चे के पासपोर्ट से उसके पिता का नाम हटाया जा सकता है। हालांकि न्यायालय ने यह भी कहा है कि इस तरह के किसी भी मामले में परिस्थिति के हिसाब से ही राहत देने जैसा कोई कदम उठाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि इस महिला की याचिका के विरुद्ध केंद्र सरकार ने यह भी तर्क दिया था कि केवल बिना शादीशुदा सिंगल पेरेंट की स्थिति में ही पासपोर्ट में से पिता का नाम हटाया जा सकता है, जबकि विवाहित माता पिता के मामले में पिता का नाम पासपोर्ट में होना चाहिए ही। गौरतलब है कि भारतीय संविधान के मुताबिक पासपोर्ट जारी करना संघ सूची का विषय है। केंद्रीय विदेश मंत्रालय इसका आवंटन करता है। चलिए बुलेटिन पर आधारित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करती है? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, विश्व व्यापार संगठन, अंकटाड। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉन्ड्रोमैट देशों का नेतृत्व करता USA है। चांगी नेवल बेस सिंगापुर में स्थित है। पासपोर्ट संवर्ती सूची का विषय है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। आइए पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर नजर डालते हैं। गोतीपुआ लोक नृत्य प्रचलित है पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, दक्षिणी भारत में या फिर उत्तरी भारत में? तो इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी पूर्वी भारत। दूसरा प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेटिव सर्वे वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन के समग्र सूचकांक में कोर सेक्टर के उद्योगों का भारांक 40.27% है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों पर विचार कीजिए। केवल एक,
केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। सही जवाब है विकल्प बी, यानी केवल दूसरा कथन सही है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेटिव सर्वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।